नमस्कार, मैं हूं पूजा कविया। लोकतंत्र में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे आज इसमें आतंकवाद की, हम बात करेंगे अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की, बात करेंगे कि क्या आतंकवाद की लड़ाई में सभी बड़े देश एक हैं, क्या सभी लोकतांत्रिक देश मिलकर अफगानिस्तान को आतंकी देश बनने से रोकने में कामयाब होंगे, क्या ब्रिक्स देश मिलकर अफगानिस्तान में मुद्दे को सुलझाएंगे, क्या चीन और पाकिस्तान तालिबान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन में अफगानिस्तान को लेकर चिंता जाहिर की। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद से मिलकर जो पूरा मसला है वो सुलझाना पड़ेगा। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान संकट के लिए अमेरिकी सेनाओं के हटने को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के अफगानिस्तान से जाने की वजह से ये नया संकट खड़ा हुआ है। अभी भी ये साफ नहीं हुआ है कि इससे रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म प्लान एग्जीक्यूट किया है, हमने समझौते से सहयोग का नया अध्याय शुरू किया है। इससे इंट्रा ब्रिक्स व्यापार आसान होगा, वैक्सीनेशन रिसर्च सेंटर भी बनेगा। इन कदमों से न सिर्फ हमारी जनता को फायदा मिलेगा बल्कि ब्रिक्स की भूमिका भी बनी रहेगी। ये बैठक ब्रिक्स को भविष्य में उपयोगी बनाने के लिए काम आएगी। क्या अफगानिस्तान को आतंकिस्तान बनने से रोकने के लिए बड़े बड़े देश हस्तक्षेप करेंगे? तो आज ब्रिक्स के इस सम्मेलन में तमाम तरह के विषयों पर चर्चा की गई है, तमाम तरह के मुद्दे इस पर रखे गए हैं। बैठक में ये भी कहा गया है कि भविष्य में उपयोगी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या अफगानिस्तान को आतंकिस्तान बनने के लिए जो कदम हैं उसको रोके जा सकेंगे या नहीं, और अफगानिस्तान से जाने की वजह नया जो संकट आन खड़ा हुआ है उसको लेकर भी चर्चा हुई है। पिछले 1.5 दशक में ब्रिक्स ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आज हम विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रभावकारी आवाज है। विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी यह मंच उपयोगी हो रहा है। इस साल ब्रिक्स ने कई फर्स्ट हासिल किए, यानी कई चीजें पहली बार हुई। हमने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी एडॉप्ट किया है और हमें यह सुनिश्चित करना है कि ब्रिक्स अगले 15 वर्षों में और परिणामदायी हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म प्लान एग्जीक्यूट किया है और हमने समझौते से सहयोग का जो नया अध्याय है वो शुरू भी कर लिया है। इंट्रा ब्रिक्स व्यापार आसान होगा, ये भी उन्होंने कहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देती हूँ, उनका स्वागत करवा देती हूँ। हमारे साथ महेश वर्मा जी बीजेपी की तरफ से है, बहुत स्वागत है महेश वर्मा जी। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं, बहुत स्वागत है आपका सर कार्यक्रम में। दीपक वोरा जी एक्स डिप्लोमेट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। आज ब्रिक्स के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने जो बातें रखी, उन बातों को कैसे आप देखते हैं, किस तरीके से उन बातों की जो वेटेज है उसको हम समझें? देखिए जी, सबसे पहले तो ये बात है कि जो ब्रिक्स का फोरम है वो इतना बड़ा है कि जिसके अंदर में पूरे विश्व के 41% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, 24% जीडीपी को रिप्रेजेंट और 16% जो वर्ल्ड ट्रेड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो बात 3.14 बिलियन के लीडर कहते हैं उसका मायना रखता है। और ये जो क्षण जिस परिस्थिति से ग्लोबल सिचुएशन जा रही है, इसके अंदर में अफगानिस्तान एक बहुत बड़ी चुनौती टेररिज्म के ऊपर में उभरी है, तो मैं कहूंगा कि इसका बहुत अहमियत है कि आज के दिन में जो 13th आज मीटिंग हुई है ब्रिक्स की, और भारत ने तीसरी बार और भारत के प्रधानमंत्री जी ने दूसरी बार इसकी अध्यक्षता की है। ये बहुत बड़ी बात है और ये भी दिखाता है कि भारत किस प्रकार से ब्रिक्स के फोरम के ऊपर में अपनी जो
विश्व के स्तर के ऊपर में कंट्रीब्यूशन करता है, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। देखिए, ये जो आज हुई थी, इसके 3 मुद्दे थे, 3 पिलर थे। पहला पॉलिटिकल और सिक्योरिटी, और दूसरा जो मल्टीलेटरल सिस्टम है उसके अंदर रिफॉर्म, और तीसरा इकोनॉमी और फाइनेंस। और ये सब जो चुनौतियां अभी विश्व के सामने में है, इनके ऊपर में सीधे सीधे बात किया। और सबसे बड़ी जो चुनौती अफगानिस्तान की है, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल क्लियर तरीके से कहा है कि ये जरूरत है कि पूरी दुनिया को इसके ऊपर में कोऑपरेशन करना चाहिए, स्पेशली जो ब्रिक्स इतना बड़ा सिस्टम है, उसकी कोऑपरेशन और जो बड़ी ताकतें हैं उनका जो नजरिया है उसके ऊपर में बहुत फोकस होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने जो बाकी चुनौतियां हैं, जैसे कोविड वगैरह की, उसके अंदर में जो वैक्सीन का रिसर्च है उसके बारे में, और अभी तक क्या उपलब्धियां हैं मतलब पिछले साल से लेकर, जिसके अंदर में बताया कि काउंटर टेररिज्म का एक्शन प्लान, और इसके अलावा जो जिस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके अंदर में टेक्नोलॉजी किस प्रकार इस्तेमाल हुई है। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं कहूंगा कि आज ये हुई कि जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, उन्होंने भी यही बात कही कि जो मल्टीलेटरल सिस्टम्स हैं इनको और मजबूत करना चाहिए। और जो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन साहब ने तो बहुत ही सीधे सीधे बताया कि ये जो संकट अफगानिस्तान के अंदर में हुआ है, ये एक चुनौती है सबके लिए। और उन्होंने तो जिस प्रकार यूएस को भी उनके एग्जिट को ब्लेम किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज 3 ख्याल थे, 3 सोच थी जो सबसे बड़ी थी। सबसे पहले ये थी कि कॉपरेशन किया जाए ताकि कंटिन्यूटी हो, और इस जो ब्रिक्स का जो संस्था है इसको और भी मजबूत किया जाए। और दूसरा था इसको कंसोलिडेशन और लास्ट तक कंसेंसस। मैं कहूंगा कि अगर आप बहुत बारीकी से देखें, और ये भी चीज नोट करें कि ये सामरिक लेवल पे था, एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे था, जो देखिए 3.14 बिलियन आउट ऑफ 7 बिलियन को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने इकट्ठे बैठकर ये बातें की। ये एक बहुत अहम चीज है। लेकिन एक बात पक्की है, जो कॉपरेशन और काउंटर टेररिज्म वो एक खास पॉइंट निकल के आया है। दूसरी बात कोविड के बारे में, और तीसरी बात ये है कि ये जो हमारे सिस्टम्स हैं पहले जैसे यूएन वगैरह, लेकिन अभी ये जो मल्टीलेटरल सिस्टम है इनको प्रबल होना पड़ेगा। और जिस प्रकार देखिए रशिया ने तो बिल्कुल सीधे सीधे कहा है कि ये जो टेररिज्म उत्पन्न होगा, रेडिकलेशन, इन सब चीजों का एक पूरे विश्व के ऊपर में सीधे सीधे चुनौती है। बिल्कुल चुनौती है, और उस चैलेंज को समझना होगा हमें भी। महेश जी, क्या रहेगा अब स्टैंड गवर्नमेंट का, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी, ग्लोबली भी इस बात को हम स्पष्ट कर चुके हैं, और जो रणनीति रहने वाली है अफगानिस्तान के लिए वो भी बता चुके हैं मन से खुद प्रधानमंत्री भी। क्या आप आज के जो भी पूरा ब्रिक्स सम्मेलन रहा उसमें क्या निचोड़ देखते हैं? ये पूजा जी, मुझे लगता है कि आज जो सबसे बड़ी चुनौती है विश्व के सामने वो आतंकवाद और कोरोना ही है। ठीक है। और प्रधानमंत्री ने दोनों इशू को अच्छे से चर्चा भी कराई और उसको अच्छे से उठाया भी। और इसकी सबसे अच्छी बात इसकी है कि इसका इंडोर्समेंट जो है वो चाइना जैसे देश ने किया, जो हाल में ही अभी तालिबान को $300 मिलियन का एड पेशकश की है। एक जो माहौल बनता जा रहा था तालिबान के लेकर, ये एक आतंक के जो ये पर्याय बने हुए थे, धीरे धीरे इनको जो है काउंटर करने के लिए ऐसे देश अब खड़े हुए हैं जी, जिनको अभी हमारे जनरल साहब ने जो बात कही कि ये लोग जो है अगर ये कृत संकल्पित हैं तो ये विश्व का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिल्कुल। ये अलग बात है कि इनके वजह से एक जो मंसूबा पाला हुआ हमारा पाकिस्तान पड़ोसी है, उसको लग रहा है कि भाई जो धंधा पानी उसका चल रहा था आतंकवाद का, वो कहीं यहाँ से चलाए और यहाँ से जैसे अपने लोगों को यहाँ पे फिट करके, और उसका एक प्लान होगा या योजना होगा कि भाई हम इसके जरिए जो है हमारे ऊपर जो टैग है वो अब अफगानिस्तान के ऊपर शिफ्ट करें जी। तो मुझे लग रहा है कि इस ब्रिक्स मीटिंग के बाद जो है ना, पाकिस्तान इस मंसूबे में शायद अब सफल ना हो। और
तीसरी जो बात है कि वो इस ब्रिक्स की इस मीटिंग में एक और चीज सामने आई है, थोड़ा दीपक बोरा साहब उसको और क्लियर करेंगे जी। कि जो ये फंडिंग देने की बात है, पाकिस्तान को एक एंटी टेररिज्म का जो है ना FATT कुछ होता है, जो फ्रांस का कुछ जो फंड आता है एंटी टेररिज्म को लेके, उसमें इसको शायद ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था। तो अब ये जो है जब इसका कबूलनामा इसके मंत्रियों के और इसके तमाम लोगों के और हक्कानी ग्रुप जिसके ऊपर जो है इनाम भी है, उसको गृह मंत्री बनाना, उसको शेल्टर देना, फिर उन तमाम ऐसे लोगों को 100 से ऊपर बिल्कुल मोस्ट वांटेड जो आतंकी हैं, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ठीक है, एक बार आप एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप कहते हैं कि हम अपनी जमीन से हम किसी को भी आतंक के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ आपकी जो पूरी नई सरकार का गठन है उसके चेहरे क्या हैं वो हम सब देखते हैं। दीपक बोरा जी, आपसे मैं जरा समझना चाहूंगी, कैसे देखते हैं आज के जो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं, चाहे इसमें हमने वैक्सीनेशन रिसर्च की बात की है और साथ ये भी कहा है कि कैसे जो है नया अध्याय है, इंट्रा ब्रिक्स व्यापार आसान होगा ये कहा गया है, और इन कदमों से ये भी कहा गया है कि जनता को काफी फायदा मिलेगा, ब्रिक्स को भविष्य में भी और उपयोगी बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे ये कहा गया है। क्या निचोड़ देखते हैं आप इसका? आभारी हूँ कि आपने मौका दिया है आपसे सीखने का, जनरल साहब से सीखने का जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, और महेश साहब जिनकी जानकारी बहुत बहुत क्लियर है। सबसे बड़ी दो चुनौतियां जनरल साहब आज जो हमारे सामने हैं, वो एक है चीनी महामारी, 23 करोड़ से ज्यादा लोगों का असर हुआ है, शायद आधे करोड़ से ज्यादा लोग मर गए हैं 2 साल। ये मानवता की सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है पिछले 1000 साल में। और दूसरा है परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, जो उतना ही बड़ा एक हमारे सामने मुद्दा है, 170 देशों पर उसका असर पड़ा है। बड़ी मजेदार बात यह है मैम कि जो 5 ब्रिक्स के विदेश मंत्री हैं उनमें 5 तारीख रूस, भारत और ब्राजील। चीन पे असर नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास तो टोटल इम्यूनिटी है, वो तो भगवान है दुनिया के, उनकी बातों पे विश्वास मत करिए। फिर आज जो मुद्दा आया है वो आतंकवाद का है, क्योंकि तालिबान के लौटने से अब पूरी दुनिया परेशान है। इतना मैं आपको बता देता हूँ, तालिबान 1 जब थी सत्ता में 1996 से 2001, एक भी ब्रिक्स देश के संबंध उनके साथ नहीं थे, चीन के भी नहीं। आज तो वो कुछ करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि उनको खतरा है तो तालिबान से है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ब्राजील का GDP पिछले साल 4% से ज्यादा कम हुआ, हमारा 8%, रशिया का 3%, साउथ अफ्रीका का 12%। आप जितनी मर्जी तारीफ कर लीजिए, कोऑपरेशन ये वो, रियलिटी ये है कि अगर इस महामारी पर काबू नहीं पाया गया तो हालत और बिगड़ेगी आर्थिक स्थिति दुनिया की। इसीलिए वैक्सीन रिसर्च के बारे में जो PM साहब ने कहा है वो एक मास्टर स्ट्रोक है। कि दूसरी चीज उन्होंने बताई है टेररिज्म के बारे में, काउंटर टेररिज्म का जो है, दैट अगेन इज अ मास्टर स्ट्रोक। मैम बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन व्हेन आई लिसन टू दिस प्राइम मिनिस्टर, और मैंने बहुत से प्राइम मिनिस्टर की बात सुनी है, मेरा कद 6 इंच ऊंचा होता है। ही हैज अ टोटल अंडरस्टैंडिंग कि क्या चीजें हैं इस समय जो दुनिया को सता रही है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रिक्स का जो सिस्टम है, आपको ये मालूम है कि अमेरिका जब चला गया था अभी कुछ देर पहले, सारे ब्रिक्स नेशन ने पहले जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान की, अमेरिकियों ने उसको इंस्टॉल किया था, उनके साथ सबकी दोस्ती थी, हम डील कर रहे थे उनके साथ, लेकिन अब हम वो नहीं कर पा रहे। अभी भी किसी ने, ये जो आतंकी सरकार बनी है, किसी ने इसको मान्यता नहीं दी। चाइना कहता है कि मैं $30 मिलियन दे रहा हूँ, पैसे नहीं देगा मैम, वो 4 वैक्सीन भेज देगा और बोलेगा एक वैक्सीन 7.5 मिलियन की है तो 30 मिलियन। वो तो चोर है, डाकू है, उन पे कोई भरोसा नहीं करता है। चाइना वांट्स अ वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें वो हावी हो, और कौन उसको स्वीकार करेगा? वो कामयाब हो पाएगा और हस्तक्षेप क्या वो करेंगे और इसको क्या रोका जा सकता है? खास मेहमान मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल जी से मैं इस मसले को जरा समझना चाहूंगी। सर, क्या आपको लग रहा है कि बड़े बड़े देशों का इन्वॉल्वमेंट इसको रोक पाएगा, या फिर तालिबानी हुकूमत चलती रहेगी और कोई भी सिर्फ कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ बातों से ही काम चलाना पड़ेगा? ब्रिक्स के सामने में है, इनके ऊपर में सीधे आपका जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है,
और बिल्कुल स्पष्ट सवाल है, क्या ये उस लेवल के ऊपर, उस स्तर के ऊपर में बातचीत होंगी, क्या इसका कोई असर होगा कि नहीं होगा? देखिए, सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि ये जिस स्तर की ये मीटिंग थी, इसके अंदर में बिटवीन द लाइन्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एक जो देश है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक बात करता है। तो अभी तो पूरी दुनिया ने देखा कि जब तालिबान ऑफेंसिव था तो चाइना पाकिस्तान के साथ में मिलके उस तालिबान ऑफेंसिव के अंदर में एक हिस्सा था और रशिया ने भी कुछ हद तक उनका सपोर्ट किया था सोच विचार के अंदर में। तो ऐसा लगता है कि जो वो कह रहे हैं, लेकिन देखिए जो आज पिलर के 2 स्टेप्स हैं वो है कॉपरेशन और कंसेंसस। क्या हम इसके ऊपर में कंसेंसस और कॉपरेशन कर सकते हैं कि ये जो चुनौती है अफगानिस्तान की, टेररिज्म की, रेडिकलाइजेशन की, टेरर की, देखिए ये जो चुनौती वहां से पनप रही है, जो वहां से शुरू हुई है, जो वहां पर वेपन्स छोड़े गए हैं उस इलाके में, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिज्म की जो एक मैं कहूंगा कि एक आइडियोलॉजी, और उससे भी बड़ी बात क्या है, एक इस्लामिक एमिरेट के नाम से देश बनाए और वो जो सोच है एक फंडामेंटलिज्म की, एक जो एक एक्सट्रीमिज्म की। और देखिए ये जो सरकार बनाई है इसके अंदर में ना तो इंक्लूसिव है, ना ही वोमेन का कोई हिस्सा है, ना ही बाकी जो सोसाइटी का हिस्से होते हैं, किसी का कोई हिस्सा नहीं है इसमें। बिल्कुल प्योर एंड प्योर वो ही है जो टेररिज्म के लीडर रहे हैं। बिल्कुल महिलाओं के लिए देखिए सर, महिलाओं के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, एक भी यहाँ पर महिला नेता को न्योता नहीं मिला गया, एक भी महिला सांसद को वहां पर नहीं अपॉइंट किया गया है। मतलब महिलाओं की तो वहां पर कोई पूछ नहीं होने वाली है, इससे ये भी शो हो रहा है। बिल्कुल जी, आपने ठीक कहा है। लगता है कि ये शब्द ही उनको मालूम नहीं है, महिला और वोमेन वाला। लेकिन एक बात पक्की है, जो अभी प्रोटेस्ट आपने काबुल में देखे हैं और बाकी बल्क और मज़ार शरीफ जिसपे जो फेयरलेस जो वहां की महिलाएं हैं एकदम बंदूक के सामने में खड़ी हैं। ये जो ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स जो अपना काम कर रही है पंजशीर के अंदर में, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और देखिए एक बात पक्की है कि किसी भी समाज के अंदर में जब 50% जो वुमेन है, अगर आप वो हिस्सा नहीं बनेंगी विकास का, एक समाज का, एक प्रगति का, तो वहां प्रगति कैसे हो सकती है? और ये तो पहले भी हमने देखा है कि जो महिलाएं हैं इनके ऊपर में क्या रिस्ट्रिक्शन थी, क्या क्रूरता, क्या बर्बरता थी। अभी भी देखिए उनको तो मौका नहीं मिल रहा, नहीं तो आप देखिए कि वो किस प्रकार से उनके ऊपर में सीधे सीधे गोली चलाना चाहती है। वहां पर तो जो पहले पुलिस वुमेन थी, जो महिलाएं थी, उनको एकदम गोली मार दी है। और उनकी बर्बरता की तो ये हद है कि जिस पुलिस महिला को उन्होंने गोली मारी वो गर्भवती भी थी। और देखिए इतना दुख लगता है कि किसी समाज के अंदर में 50% जो अंश है उसको आप इस नजर से देखें, उसको एकदम आप बिल्कुल नजरअंदाज कर दें। पूरी सरकार के अंदर में एक उन्होंने वुमेन को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है और जो वुमेन मिनिस्ट्री थी उसको बिल्कुल चेंज करके न जाने क्या वाइसेस का प्रिवेंशन और कौन से वर्च्यूज को आगे बढ़ाने के लिए क्या वर्च्यू होगा अगर आप महिलाओं की उनके प्रति उनका सहयोग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए एक बात पक्की है, मैं तो ये कहूंगा कि ये पूरी मानवता के लिए एक चुनौती है। ये तो देखिए जिस प्रकार कोविड हमने देखा है कि ये एक के अगेंस्ट में नहीं, ये पूरी मानवता, ह्यूमैनिटी, ग्लोब, वर्ल्ड, अर्थ के अगेंस्ट में एक पाप हुआ है। उसी प्रकार इसीलिए कहा जा रहा है, इसीलिए सर ये पूछा जा रहा है कि इससे कैसे मिलकर लड़ा जा सकता है। महेश जी, प्रधानमंत्री मोदी ने आज के सम्मेलन में अपना संवाद भी रखा है। उन्होंने कहा है कि इससे हम मिलकर लड़ सकते हैं, मुकाबला करना होगा हमें, इस चुनौती को स्वीकार करना होगा हमें इसको। हाँ पूजा जी, आप जो कह रही हैं वो सही भी है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में और प्रधानमंत्री की वजह से भारत को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है इस मामले में, क्योंकि ब्रिक्स जो है बेसिकली कमर्स, ट्रेड और साझा हितों के लिए जो है एक इस मंच का निर्माण किया गया था।
ऐसा कभी सोचा नहीं गया था कि इस मंच को अफगानिस्तान में जो आतंकवाद को लेकर है या उसको लेकर इसकी चर्चा की जाएगी। और इसमें मजेदार बात यह है कि इसमें चाइना और रूस दोनों बिट्टो पावर वाली कंट्रीज है और दोनों ने इंडोर्स कर दिया। भारत ने आज प्रधानमंत्री की अगुवाई में, अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री ने दोनों से इस चीज को, राष्ट्रपति चाइना जो है उसने भी इंडोर्स किया और इधर राष्ट्रपति रूस जो है उसने भी इंडोर्स किया कि हाँ जी, अगर कोई ऐसी चीज है, ये समस्या तो जिसने भी छोड़ी और जिसने भी पैदा की, लेकिन हाँ ये हमारे लिए चुनौती है और इस चुनौती को हमें समझना पड़ेगा और इसके लिए हमें ठीक ठाक स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ना पड़ेगा। अब इसका एक फायदा क्या होगा कि जब ये संयुक्त राष्ट्र परिषद में या वहां पे जो तालिबान या अलकायदा को बाहर निकालने की बात होगी, तब ये इंडोर्समेंट काम आएगा। तब ये कहा जाएगा कि साहब इनको परखना जरूरी है। जब वहां पूरे विश्व के लोग बैठेंगे और वहां इस पे जब बात करेंगे तो चाइना का जो है ना ये इंडोर्समेंट, जो उसके राष्ट्रपति का या रूस का, जो रूस तो हमारा स्वाभाविक दोस्त है, तो वो तो जो हमारे हित में है या उसके हित में है, वो दोनों हमें स्ट्रेटेजिकली वहां वो रखेंगे। लेकिन चाइना का जो है वहां उलटबासी, मतलब पलटना, ये थोड़ा सा अब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमेशा एक चाइना जो है इस मामले में माहिर है कि भाई जो चीज कहता है वो चीज नहीं कर पाता है। लेकिन आज ब्रिक्स के मंच पे विश्व ने ये देख लिया कि चाइना भी ने इसको इंडोर्स किया कि हाँ हमारे लिए चुनौती है और इस चुनौती को हमें किसी ना किसी तरह से काउंटर करना है। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता मिली है भारत के और भारत के प्रधानमंत्री को, और हम सब इस चीज के लिए बधाई के पात्र हैं कि आज ब्रिक्स को अगर हम इस तरह से याद करें कि हम जो है आतंकवाद को या अफगानिस्तान को लेकर वहां जिस तरह की सत्ता आई है उसको लेकर भारत ने अपनी जो एक रणनीति और कूटनीतिक ढंग से जिस तरह से आगे बढ़ा है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई बधाई के पात्र है। और हम देशवासी इस पे गर्व करते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री है और उनके आज जन्मदिन भी है 17 सितंबर को। तो ऐसे प्रधानमंत्री का होना हम सब देशवासियों के लिए खुशी की बात है। ठीक। दीपक वोरा जी, हस्तक्षेप किया जा रहा है रोकने के लिए और साथ ही काफी कुछ कारगर कदम उठाए भी जा रहे हैं, लेकिन बात अगर पाकिस्तान और चीन की करें तो जो फंडिंग है और जो साथ मिल रहा है उससे आपको लग रहा है कि मुमकिन हो पाएगा रोकना को? चाइना की सबसे पहली बात करना चाहता हूं। अभी महेश जी ने ये कहा था कि यूनाइटेड नेशंस में डिस्कशन होगा। सर अभी गवर्नमेंट इन एग्जाइल नहीं बनी, अगर बनेगी तो फिर क्रेडेंशियल्स कमेटी संयुक्त राष्ट्र संघ की डिसाइड करेगी कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल को मान्यता दी जाए या तालिबान गवर्नमेंट को। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाइना भी एक स्थिर अफगानिस्तान क्यों चाहता है। चाइना डरा हुआ है कि शिनजियांग में उइगुर मुसलमान जहाँ पर हैं, जहाँ तालिबान ने पहले भी दखल दी थी 1990 2001, कहीं वो फिर से ना शुरू कर दे। चाइना अकेला पड़ चुका है दुनिया में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैम। महामारी के कारण एक देश नहीं है जो चाइना को कहता है तू मेरा दोस्त है, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। साउथ चाइना सी में चाइना ने पूरा फायदा उठाया। जब समुद्र खुले थे, फ्री थे, अपना विकास किया। जब हो गया तो कहता अरे ये तो मेरे बाप दादा की अमानत है, आप ये आ नहीं सकते। एक देश उसको पसंद नहीं करता। पाकिस्तान तक उसको आज दूसरी नजर से देख रहा है। पाकिस्तान के पहलू को हम समझेंगे। दीपक जी आपके पास मैं लौटूंगी। पाकिस्तान मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर चाइना ने एंटी टेररिज्म का जो ब्रिक्स का है उसको एंडोर्स किया, उसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं है। दुनिया को बताना चाहता है कि मैं भी आपके साथ हूँ भाई, मैं भी दुनिया का हिस्सा हूँ। मैं मार से नहीं आया, जरूर वो कहीं और से है, खुद आतंकी है, लेकिन दिखाना चाहता है कि मैं बड़ा रिस्पॉन्सिबल फादर। भारत ने जो आवाज उठाई है उसका जो सुर है वो आगे तक जाएगा। क्या भारत की आवाज अफगानिस्तान तक पहुंचेगी और क्या तमाम जो देश हैं वो एक साथ मिलके अफगानिस्तान में हो रहे इस हाहाकार को रोक पाएंगे? इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। खास पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं, विशेषज्ञों से उनकी राय भी ले रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरमीत जी, इससे पहले हमने चर्चा की कि कैसे जो स्टैंड है वो भारत का रहने वाला है और कैसे आने वाले दिनों में हम अफगानिस्तान को रोकने के लिए कोशिश कर सकते हैं, वो हस्तक्षेप किया जा रहा है। अब मुझे जरा ये बताइए कि फिलहाल जो स्थिति है, तालिबान ने जो कब्जा कर लिया है और जो फिलहाल
अफगानिस्तान की स्थिति है उसको देखते हुए आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ बदलाव होगा, यानी कि जो उसके सुर अभी बदल चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और जो सकारात्मक वो अपना रवैया दिखा रहे हैं, एक सकारात्मक छवि बनाने की जो कोशिश की जा रही है वो सफल हो पाएगी? देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कथनी और करनी में क्या फर्क है, क्या डिसीजन लेते हैं, क्या एक्शन है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और जो हम कहते हैं ना कि वेट एंड वॉच, उसका गहरा मतलब ये है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले क्या स्थिति है, क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो कह रहे हैं वो हो नहीं रहा है। और जिस प्रकार से डीजी ISI वो काबुल में बैठे हुए हैं और जिस प्रकार पंजशीर के अंदर में पाकिस्तान एयरफोर्स और स्पेशल फोर्सेस ने उसमें हिस्सा लिया है और जिस प्रकार पाकिस्तान के वहां पर कैजुअलिटीज हुई हैं, जो पार्थिव शरीर वापस आए हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि काबुल से क्या आवाजें उठ रही, उनके प्रोटेस्ट के अंदर में क्या आवाज है। जिस प्रकार वो कह रहे हैं पाकिस्तान गो बैक, वो कह रहे हैं कि डेथ टू पाकिस्तान, इस प्रकार की तो आवाजें आ रही हैं। ये छोड़िए आप काबुल को, आप तेहरान की जो पाकिस्तान एम्बेसी है उसके सामने भी यही इसी प्रकार के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इससे पहले कि भारत कोई डिसीजन ले, ये सारी चीजें बता रही हैं कि जो तालिबान है वो किसी भी रूप में बदला नहीं है। सिर्फ 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उसमें लिखी हुई चीज बता दो, वो भी किसी ने ड्राफ्ट और कोई बनाया है, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या है? ऑन ग्राउंड तो दिख रहा है कि हर एक जो तालिबानी है वो गन लेकर पब्लिक के सामने में खड़ा है। ये तो असलियत है। और देखिए एक बात है, उस देश के अंदर में एक बात जो छुपी है जी, जो पूरे अफगानिस्तान को छुपी है, जो हर एक अफगानी को पूरे संसार में छुपी है कि पाकिस्तान ने वहां हमला किया है। मैं क्या बता रहा हूं आपको, जो अफगानियों की आत्मा में ये जो बात छुपी है ना, ये अगले 1000 साल तक नहीं जाएगी। आपने पूछा कि भारत को क्या करना चाहिए। देखिए 3 बातें अलग अलग हैं, एंगेज करना, रिकॉग्नाइज करना, लेजिटिमेसी। तो ये लेजिटिमेसी और रिकॉग्निशन बहुत बात की बात है जी। अभी जरूरत है कि हाँ, इस चीज सिचुएशन क्या है, जो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन है उससे पता चलना चाहिए कि वहां पर क्या है। आज के जमाने के अंदर में सोशल मीडिया इतना तेज है कि क्या एक साइड तो तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा है, वहां पर जो कैमरा लेके गए हैं वहां पर पंजशीर के गवर्नर का हाउस का और झंडे की फोटो दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो नदर्न अलायंस है, जो पंजशीर है, जो अहमद मसूद हैं, जो स्पोक्समैन है, वो आपको सब बात दिखा रहे हैं। वो तो खुद कह रहे हैं कि ये हमला हुआ है, इसके अंदर में पाकिस्तान आया है, पाकिस्तान चाहता था कि इन जो लीडरशिप है नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स की, इनको मार दिया जाए। ठीक है, देखिए आज के जमाने के अंदर में पाकिस्तान सोच रहा होगा कि इसकी जो नीतियां रही हैं स्टेट पॉलिसीज के मुताबिक, झूठ, प्रॉक्सी और डिनाबिलिटी वो चल जाएंगे, तो गलत फहमी है उनकी। वो सीखता है चाइना से मीडिया वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, लेकिन जो उनको ये नहीं मालूम है कि जो सच होता है ना, जो ट्रुथ होता है, दैट कैन नेवर बी केप्ट अंडर द कार्पेट। जो भारत की बात है, पॉलिटिकली भारत का बिल्कुल क्लियर है, 0 टॉलरेंस ऑन टेररिज्म। दूसरी बात है कि अगर टेरर का कोई कोशिश भी करेंगे तो उसका प्रोएक्टिव और प्रिएम्प्टिव तरीके से उसका कार्रवाई किया जाएगा। जो बालाकोट एयर स्ट्राइक और जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो एक तरीका बता दिया है। और भारत का जो अभी ट्रेंड है वो है हार्ड डिसीजन, रिजॉल्व, कलेक्टिव नेशनल विल, कलेक्टिव पॉलिटिकल विल, और ये ऑल ऑफ द गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द नेशन अप्रोच है। और देखिए एक बात है, इस लड़ाई के अंदर में, टेररिज्म के अंदर में, पूरे संसार को इकट्ठा, पूरे भारत के हर एक नागरिक को इकट्ठा, ये है भारत का जो सोच इस वक्त में। ठीक है, बिल्कुल एक कड़ा जो संदेश है वो भारत की तरफ से पहली बार कई मंचों से दे दिया गया है। दीपक वोरा जी, ये संदेश हर जगह के लिए है और पाकिस्तान को तो खास तौर पर, जैसे अभी सर ने भी जिक्र किया कि पंजशीर में जो कुछ भी हुआ, साथ दिया पाकिस्तान ने, यहाँ तक कि ये भी खबरें आई हैं कि हमला तक किया गया है, बहुत आहत हैं
आम अफगानी बहुत आहत है और उसको वो भूलेगा नहीं। और पाकिस्तान जिस गलतफहमी में है इस वक्त कि वो साथ देगा और वहां के लोगों से सिंपैथी ले लेगा, वहां के लोगों में अपना पैठ जमा लेगा, तो वो यकीनन गलत है, भ्रम है उसका पाकिस्तान का, और वो टूटेगा एक न एक दिन। ये तो आप सब जानते हैं कि जब पाकिस्तान का जन्म हुआ था, आजादी नहीं, आजादी तो हमारी हुई थी, जन्म पाकिस्तान का हुआ था, कि 1 साल तक अफगानिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान की मेंबरशिप के अगेंस्ट वोट किया था। मैम, एक अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट है हैंड ऑन द रेजर, डू नॉट एट्रीब्यूट टू स्ट्रेटेजी व्हाट इज एक्सप्लेन्ड बाय स्टूपिडिटी। पाकिस्तान इज बीइंग स्टूपिड, बेवकूफ लोग हैं, क्योंकि कोई भी सरकार काबुल में पाकिस्तान की पिट्ठून नहीं हो सकती। उन्होंने बहुत देर से ये कोशिश की है, हर बार मात खाई है। 1989 में जलालाबाद ऑपरेशन में अपना वहां पे मुजाहिद बिठाएंगे, उसको काबुल ले जाएंगे, फिर तो अफगानिस्तान हमारे कदमों में होगा। अफगानियों ने मिलकर एक तमाचा मारा, तुम दबा के वहां से दौड़ गया। दिस विल नेवर हैपन। अफगानिस्तान विल नेवर बी अ साइड किक फॉर एनीबॉडी। जाते जाते मैं सिर्फ आखिर में इतना कहना चाहता हूँ मैम कि मेरे 48 ईयर्स हो चुके हैं डिप्लोमेसी में, आई एम काउंटिंग, अभी मेरी एक्सपायरी डेट नहीं आई। हाल ही में जब मैं अफगानिस्तान जब भी गया हूँ, मैंने टीवी प्रोग्राम देखे, आप जैसे हमारी बेटियां, आप जैसी बेटियां मैंने देखी है हिजाब के बिना। मैंने वहां अफगान टेलीविजन में 1000 चैनल से सर मैंने देखा है। मैंने पार्क में लड़कों लड़कियों को घूमते देखा, सिनेमाज में देखा, पार्क में देखा, नाइट क्लब में देखा। अब क्या है, जहां जहां क्रांति हुई है यंग पीपल ने की है, और अफगानिस्तान की आधी आबादी 19 साल से कम है। उन्होंने आजादी देखी है, उन्होंने फ्रीडम देखी है, और दूसरा महिलाओं ने की है। इजिप्ट की सरकार को पलटा था वहां की महिलाओं ने, ट्यूनीशिया की सरकार को पलटा था जब अरब स्प्रिंग हुई, वहां के नौजवानों ने। पाकिस्तान ये क्यों नहीं समझता, तालिबान ये क्यों नहीं समझते? नहीं समझेंगे क्योंकि वो स्वीकार नहीं करना चाहते जो पहले उन्होंने किया था, जो अब कर रहे हैं वो गलत है। इट्स एन ईगो इशू मैम। मैं इस सरकार को 6 महीने से ज्यादा नहीं देता, ये गिर जाएगी, अपने आप टूट जाएगी, और आप देखिएगा उसके बाद क्या होगा। बिल्कुल दीपक जी, आपकी बात बिल्कुल सही। और जैसे आपने जिक्र किया कि वहां पर जो लोग देखे हैं आपने अपनी आंखों से, वो ये बताने के लिए काफी है कि अफगान कैसा था और अब उसको कैसा बनाने की कोशिश की जा रही है। और जो लोग इस मंसूबों में कामयाबी चाहते हैं उनको थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। बीजेपी प्रवक्ता से मैं जानना चाहूंगी, महेश वर्मा जी, थोड़ा मेरी आवाज में खराबी है, माफी चाहूंगी इसके लिए। महेश जी, लगातार हमने इसको लेकर चर्चा की पहले भी बहुत समय से कि भारत का स्टैंड क्या है, भारत का क्या कुछ रुख रखने वाला, लेकिन भारत ने जिस तरीके से वहां पर शरणार्थियों को जगह दी, भारत ने जैसे वहां के लोगों के लिए मदद की, हाथ आगे बढ़ाए, लोगों के दिल में जगह है वहां पर, और भारत के लिए वो यकीनन आगे आने वाले दिनों में कुछ अच्छा ही सोचेगा। हाँ पूजा जी, हमारा तो अफगान के साथ बड़ा भावनात्मक संबंध है। हम और आप सबने काबली वाला एक चैप्टर हम पढ़ा करते थे स्कूल में, अगर आपको ध्यान हो तो अफगान जो वो काबली वाला कौन होते थे? ये अफगान से आए हुए हमारे अफगान भाई होते थे। और ऐसे मुश्किल समय में हमने जितनी भी मदद करी, उसमें अगर अफगानी लोग अगर किसी को सच में याद रखेंगे तो वो हिंदुस्तान को याद करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इस जो तालिबानी सरकार को लेके ये जो पाकिस्तान खुशफहमी लेके और जिस तरह से ये सोच रहा है कि जैसे अभी दीपक बोहरा जी ने कहा कि ये 6 महीने की सरकार होगी, मैं आपको बता दूं पाकिस्तान की दुश्वारियां 100 गुनी बढ़नी है। क्योंकि पूरे विश्व को, जैसे अभी हमारे जल साहब ने जो बात कही कि हर एक जगह एम्बेसी पे, पाकिस्तानी एम्बेसी पे प्रदर्शन हो रहा है। अफगानिस्तान में कुछ भी होगा ना तो उसके खिलाफ पूरे विश्व में पाकिस्तान को ही झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये तो तय हो गया कि यहाँ जो सरकार है वो पाकिस्तान परस्त सरकार है। और अब जब भारत ने ब्रिक्स में चाइना के उस मूवमेंट को, जो कि अभी रिकॉग्नाइजेशन मिले बगैर उसको फाइनेंशियल एड की जो पेशकश करी थी जी, आज जो इंडोर्समेंट हुआ है राष्ट्रपति चाइना का, उससे ये हो गया कि अब चाइना भी अपना कदम पीछे खींचेगा, वो अब आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बाद आपको कोई उसको मदद नहीं मिलनी है। ठीक है, तो पाकिस्तान के लिए तो ना कुत्ता घर का है ना घाट का है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये ऐसी स्थिति बन गई है
कि आपको मैं बता रहा हूँ कि ये अफगानी जो है चुन चुन के मारेंगे पाकिस्तानियों को जी। ये स्थिति मतलब इतनी बदरंग हो भारत का जाएगी। काम आसान कर देंगे भारत के लिए। हमारे हम तो अपने मित्र के लिए हमारी छटपटाहट है। हमारी मोदी सरकार के होते हुए किसी की हिम्मत, चाइना हिम्मत नहीं दिखा सकता। पाकिस्तान को तो हम बाजवा का जो है वो दोनों पांव कांप रहे थे और ये किसी और ने नहीं कहा। पाकिस्तान पार्लियामेंट में उसके एक्स मिनिस्टर ने कहा और ये कहते हुए कि हम अभी इस पोजीशन में हैं मैडम कि एक बार जो है ना, तालिबान हो या पाकिस्तान हो, वो कभी गलत करते हुए 100 बार सोचेंगे कि हम किस आदमी से पंगा ले रहे हैं। ठीक है। यहाँ हमारे आर्मी को जो छूट है ना, और जिस तरह का ऊंचा मनोबल लेके ये लोग काम करते हैं ना, जैसे आप देखिए, या वो एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, जिस तरह से जिस जज्बे के साथ हमने और जिस मनोबल, उसने क्यों नहीं उसको, ठीक है, क्या नाम है उनका, जो हमारे एक अफसर थे नहीं दूसरा अभिनंदन को कितने देर में छोड़ा पाकिस्तान ने? ठीक है, हिम्मत थी रोकने की। हमने मारा भी, छोड़ा भी। तो हम आज के डेट में वो भारत नहीं रहा ये जी, कि वो आतंक के नाम पर जो है उसको कोई डरा दे, धमका दे, ब्लैकमेल कर ले, पैसा ले ले, या अपने मर्जी से जो भी है वो नारकोटिक्स का धंधा चला ले, आतंकवाद की फैक्ट्री चला ले, घर घर में जो है आतंक, कश्मीर में आतंकवादियों को पनाह देने का जो है अड्डा बना दिया जाए। ये दिन लद गए हैं ये दिन। और अब भारत का स्टैंड अप कुछ और है और उसको पूरा जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है वो देख भी रहा है। दीपक वोरा जी, आपके पास में एक बार फिर से आना चाहूंगी और यही पूछना चाहूंगी कि इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रिक्स की, तो काफी कुछ अहम मुद्दों को रखा गया है, चाहे हम इंजेक्शंस की बात करें, वैक्सीनेशन सेंटर्स की बात करें, और साथ ही जो इस वक्त महामारी से पूरा विश्व गुजर रहा है, उसमें आने वाले वक्त में क्या कुछ काम होगा, उस पर भी चर्चा की। उस पर भी हम चाहेंगे प्रकाश डालिए आप जरा। आप तो जानते हैं कि वायरस नंबर 1 मुद्दा है। आप जानते हैं क्वाड ने भी एक वर्किंग ग्रुप बनाया, उन्होंने कहा इतनी बिलियन वैक्सीन हम तैयार करेंगे, हम बांटेंगे। जहां पर भी आज कोई मीटिंग होती है तो चाइनीज वायरस का जिक्र होता है। ये जो आपकी ब्रिक्स की मीटिंग हुई है, वहां पर भी जब उन्होंने कहा कि वैक्सीन डेवलप करेंगे, वही बात है। दूसरी चीज टेररिज्म, हर जगह बात हो रही है, वही मुद्दा वहां पे हुआ है। तीसरी हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, सबने क्या कोऑपरेशन होनी चाहिए। आप पिंग पोंग, जो भी उसका नाम है, चाइना का लीडर, उसने जो कहा है कि अच्छी बात है, बड़ी अच्छी चीज है, हमें कोऑपरेट करना चाहिए, किसी चीज का जिक्र नहीं किया, क्योंकि शायद उसको भी अब शर्म आ रही है, मैं क्या कह सकता हूँ। तो जो अभी मीटिंग हुई है ब्रिक्स समिट, मैं देखता हूँ एक बहुत सिग्निफिकेंट मीटिंग है। ब्रिक्स का महत्व है, लोग सुनते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो पूरी दुनिया में अब उनकी फेम जो है फैली हुई है, सब लोग उनकी बात सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो ये जो मीटिंग हुई है, इट हैज बीन सक्सेसफुल। लेकिन अगर कहना कि पूरी दुनिया बदल जाएगी इसके बाद, ये नहीं होगा। इट्स अ गेम चेंजर। लेकिन चाइना को हमने अपनी जगह दिखा दिया। मैडम, जाते जाते एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, जब मैं मज़ार शरीफ में था, जनरल साहब 2 साल हुए हैं, तो वहाँ पे मेरे होस्ट उसके लंच के बाद मुझे कहने लगे चलिए फिल्म देखने चलते हैं। मैंने कहा कौन सी? पूरी शाहरुख खान की एक फिल्म है। देखिए, मज़ार में बॉलीवुड की फिल्में दिखाई जा रही थी। दी अफगान लव इंडिया। पाकिस्तान क्यों नहीं? दे हेट पाकिस्तान, दे लव इंडिया। प्लीज माय पाकिस्तानी फ्रेंड, समझ जाओ इसको। ऐसा तमाचा पड़ेगा आपके मुंह पर, आप घूमते रहोगे। यू कैन रेंट एन अफगान, यू कैन बाय एन अफगान। इसको याद रखिएगा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात की है। इसी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी। जनरल साहब, क्या कहेंगे? फाइनल कमेंट्स। बात है कि हमने बात की है टेरर की, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कुछ एक बहुत सुंदर बातें की हैं और बहुत गहरी बातें की हैं। उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी और डिजिटल का सोल्यूशन के बारे में, उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी 2025 तक के बारे में बात किया। उन्होंने एक कहा कि जो ब्रिक्स ने एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में जो एक प्लेटफॉर्म बनाया है, इसके अलावा डिजास्टर रेजिलियंस और बहुत ही सुंदर तरीके से कल्चर और पीपल टू पीपल की जो कॉन्टेक्ट होना चाहिए उसके बारे में बात किया। देखिए, जब ये स्तर होता है ना, इतने ऊंचे का स्तर का, जहाँ पर 3.14 बिलियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पर ये पूरा वातावरण को चेंज करने के लिए, पूरा एक बायोरिदम को चेंज करने का एक है। और देखिए, ये जो उन्होंने कहा है, अगर आप इसका रियली ही ज्ञान करना चाहते हैं तो इसमें बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी कि हर एक बातों के बीच में
हर एक लाइन के बीच में क्या जी, मतलब है, बिल्कुल। क्योंकि जो उन्होंने कहा है वो बहुत गहरा है और ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत असर करने वाली बात है। बिल्कुल, विश्व के लिए बहुत असरदार बात रहेगी। महेश शर्मा जी, इसी बात को आप आगे बढ़ाइए। सम्मेलन को इस तरह से देखता हूँ कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, क्योंकि आप कहेंगे कि कोरोना है और आतंकवाद है, एक का जनक चाइना है, दूसरा के जनक पाकिस्तान है। इन दोनों के अगर किसी इस अभियान को या कह लीजिए इन दोनों की जो ये कारस्तानी है उसके ऊपर सही चाबुक लगाने का ये समय भी है जी। और इसको बहुत अपने अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स में अच्छे से इसको रखा भी है। जैसे कोरोना के ऊपर जो वैक्सीन को लेकर जो एक समन्वय बनाने की बात आई है जी। वो अपने आप में दर्शाता है कि चाइना अभी तक जो है इस चीज से अछूता था, वो विश्व को जल्दी इस चीज में कॉपरेट नहीं कर पा रहा था, या कह लीजिए कि उसकी एक स्ट्रेटजी थी कि भाई हमें तो बदनाम कर ही दिया गया, हम क्यों आए। लेकिन उसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने इसमें लेकर आए हैं कि भाई आप कोरोना को लेकर आप भी कुछ करो। और आपको सुन के खुशी होगी कि बाकायदा इसमें एक रेजोल्यूशन पास हुआ जी कि हम इस चुनौती से निपटने के लिए एक फंड क्रिएट कर रहे हैं और उस फंड का हम इस्तेमाल करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में, और चाइना जो है उसका मुख्य मतलब जैसे जैसे जिसकी जो जीडीपी है जिस तरह का है उस तरह का कंट्रीब्यूशन अगर देखिए तो रूस और चाइना का ज्यादा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो वो फंड भी आज जो है किसी उस फंड की भी बात उठाई गई और उस फंड को भी कहीं निर्माण करके और पूरे विश्व में जो है इस कार्यक्रम को कि किसी तरह का अगर इस तरह का पेंडेमिक हो और इस तरह का कोई हमारे पास लाइलाज कोई व्यवस्था हो तो उस सूरत में हम क्या करें। तो प्रधानमंत्री ने एक ये अनूठी पहल करी आज। बिल्कुल, और इसीलिए कहा जा रहा है कि काफी सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा का हिस्से बने और विश्लेषण किया, विस्तार से चर्चा की। फिलहाल के लिए लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।